कैसे हैं सब लोग। आज हम हिंदी का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, वर्णमाला। ठीक है, आने वाली जो परीक्षाएं हैं यूकेपीएससी की समीक्षा अधिकारी और यूकेएसएससी की आपकी कनिष्ठ सहायक, ये अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्णमाला। चलिए देखते हैं वर्णमाला को। वर्णमाला को पढ़ने से पहले हमें वर्ण को जानना होगा, ये वर्ण है क्या। ठीक है, तो ये देखिए वर्ण। वर्ण है क्या? वर्ण सब जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ठीक, तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण है और सबसे छोटी लिखित इकाई भी वर्ण है। सबसे छोटी लिखित इकाई भी क्या है? वर्ण है। ठीक है, जबकि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि है। ये आपको नोट करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, फिलहाल में अभी आप वर्ण पे हैं, ध्वनि का सिस्टम समझते हैं क्या है। ठीक है, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, ये देखिए, आप इसे जानते होंगे, इसे ये क्या बोलते हैं? क है, इस पर हलंत लगा हुआ है, यानी आधा क हो गया। इसमें जब हम अ का संयोग होगा, किसका? अ का, तो क में जब अ मिलाया तो आप बोलते हो क। क्या बोलते हो? क। यही तो आपका वर्ण है, ये आपका वर्ण है। ठीक है, और ये क्या है? ये स्वर है। क्या है ये? स्वर। और आई ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, और इसे आप कह सकते हैं ध्वनि। क्या कहते हैं इसे आप? ध्वनि। ठीक है, समझ गए आप? तो सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि है। और सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण है। ठीक है, फिलहाल टॉपिक हमारा अभी वर्णमाला है, तो समझते हैं उसको। तो का देखो, यानी कि ध्वनि के टुकड़े हो सकते हैं और वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, वर्ण में जब स्वर का संयोग होता है तो उसे ध्वनि कहते हैं। वर्ण में जब स्वर का संयोग होता है उसे ध्वनि कहते हैं। समझेंगे, अभी समझेंगे स्वर क्या होता है। ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन अभी आप वर्ण की परिभाषा समझिए। ठीक है, तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे कहते हैं वर्ण। ठीक, अब बात आती है वर्णमाला। ठीक है, तो सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला दो प्रकार की होती है। वर्णमाला दो प्रकार की होती है। तो वर्णमाला की अगर मैं प्रकार की बात करूं तो दो प्रकार की वर्णमाला होगी। सबसे पहले आप देखेंगे स्वर को। किसे जानेंगे आप? स्वर को। ठीक है, और फिर जानेंगे आप नंबर 2 व्यंजन को। किसे कहेंगे? व्यंजन। ठीक है, आप इसे जानते होंगे, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्वर को संस्कृत में कहते हैं अच। क्या कहते हैं? अच। पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और व्यंजन को क्या कहते हैं? व्यंजन को कहते हैं हल। क्या कहते हैं? हल। ठीक है, चलिए, ये तो थे इनके नाम। अब इनको पढ़ना है बड़े डीप कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर को। किसे पढ़ेंगे? स्वर। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, आपने पढ़ा है, जो बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं उसे क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ठीक है, जो बिना किसी की हेल्प से या बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं उन वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक, और व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो समझ गए आप स्वर की परिभाषा क्या है? जो बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं उसे क्या कहेंगे? स्वर कहते हैं। और स्वर के प्रकार। ठीक है, स्वर के प्रकार। स्वर मात्रा के आधार पर स्वर, अगर मैं बात करूं सीधा मात्रा के आधार पर, ये ध्यान रखना है किस आधार पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। सर 3 प्रकार के होते हैं स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आप जानते हैं इसके। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर,
नंबर 2 है दीर्घ स्वर, नंबर 3 है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्वर के प्रकार, मात्रा के आधार पर रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, ह्रस्व स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर से कहते हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, जिनको बोलने में कम समय लगता है या कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, उसे कहेंगे ह्रस्व स्वर। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, तो ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, जिनको बोलने में कम समय या कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, बात करते हैं यहाँ पर ह्रस्व स्वर की। ठीक, चलिए इसे पूरा देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर, ठीक है, मैंने क्या बताया, जिनको बोलने में कम समय लगता है या कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, उसे कहेंगे ह्रस्व स्वर। ठीक है, और ये ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं ह्रस्व स्वर, 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। और इन्हें एग्जाम में इस बार पूछा भी गया था कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो मूल स्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में आएगा मूल स्वर कितने होते हैं, तो आपने 4 लिखना है, मूल स्वर ह्रस्व स्वर को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नंबर 2 आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, चलिए दीर्घ स्वर कितने होते हैं, सबसे पहले ये 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। ठीक है, कौन कौन होते हैं और दीर्घ स्वर क्या किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है या अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, उसे कहेंगे दीर्घ स्वर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो, आ, ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं ये, 7 हैं। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 7 में से जो लास्ट के 4 हैं, ये इन्हें आपने देखा होगा संधियों में, ये मिश्रित स्वर हैं। किस है, मिश्रित स्वर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिश्रित स्वर कितने होते हैं, तो मिश्रित स्वर 4 होते हैं। आप जानते हैं अ प्लस ई से ए बनता है, अ प्लस ऊ से ओ बनता है, ये आपने गुण संधि में पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो मिश्रित मिक्स करके बनते हैं ये। ठीक, और ये सहवर्ण है, समान वर्ण है ये दीर्घ। ठीक है, तो देखिए मूल स्वर 4 होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर भी 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, उनमें से भी मिश्रित स्वर कितने होते हैं, मिश्रित स्वर अंतिम 4 होते हैं मिश्रित स्वर। ठीक, अब आता है अगला प्लुत स्वर। तीसरा कौन सा है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत किसे कहते हैं। ठीक है, अब जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है और दीर्घ स्वर से दुगना समय लगता है, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय और दीर्घ स्वर से दुगना समय लगता है, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। और इसे दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ पर मुझे प्लुत स्वर बोलना होगा वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर लेते हैं या हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, एग्जाम्पल में इसके ले सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ राम। अब ये सुना है आपने, जब किसी शब्द को आपने लंबी देर तक बोलना है तो उसे बोलना है राम, तो ये क्या दिखा रहा है, ये प्लुत को दिखा रहा है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो गोपाल, ये है गोपाल। ठीक है, राम, गोपाल। ओम बोलते हो आप लोग, तो ओम कई बार लिखा हुआ मिलता है आपको ऐसे, ओम। ठीक, तो ये क्या आपके प्लुत हैं, ये क्या है, प्लुत का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर ही वर्गीकरण है, ध्यान रखना होगा किसके आधार पर वर्गीकरण है। ठीक, तो आपने ये स्वरों का परिचय है इसका। अब आपने देखा स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन बार बार आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, स्वरों की संख्या। तो मैं स्वरों की संख्या की बात करूं तो स्वरों की संख्या हिंदी में
हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? देख लीजिए, 7 और 4 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और संस्कृत में पूछा जाएगा, संस्कृत में स्वरों की संख्या, संस्कृत में स्वरों की संख्या 11 प्लस 2 यानी कि कितनी होती है? 13 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। ठीक, ध्यान रखना है, एग्जाम में आएगा स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 11 लिखना है। संस्कृत में स्वरों की संख्या जो होती है 13 होती है। ठीक, ये दो कौन से हैं वो देख लेते हैं। संस्कृत में देखिए, ये तो आप समझ गए, हर्ष दीर्घ में जो आ गए कवर हो गए, आपने तो पूरे वर्णमाला अंगहा पढ़ा है। तो दो जो हैं छूटे हैं वो कौन है? वो एक है अंग और एक है आह, अंग आह। ठीक है, तो दो ये संस्कृत में जोड़े जाते हैं तो 13 हो जाते हैं। ये हैं, इन्हें कहते क्या हैं? इन्हें कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। ठीक है, एग्जाम में आता है अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह 2 होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, एक है आपका अंग, एक है आपका अंग, इसे कहते हैं आप अनुस्वार, इसे कहते हैं आप अनुस्वार। और एक है आपका आह, इसे कहते हैं आप विसर्ग। किसे कहते हैं? विसर्ग। ठीक है, तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अंग, आह, अनुस्वार और विसर्ग, इस प्रकार संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। ठीक है, अब ये अयोगवाह बाद में जोड़े गए। अयोगवाह जोड़े किसने? ठीक है, अयोगवाह को सबसे पहले जोड़ा है किशोरी दास वाजपेयी ने। किशोरी दास वाजपेयी, तो किशोरी दास वाजपेयी ने अयोगवाह को जोड़ा। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि अयोगवाह को किसने जोड़ा, तो अयोगवाह को किशोरी दास वाजपेयी ने जोड़ा। ठीक है, अंग क्या कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं, और संस्कृत में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो ये था आपका स्वर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम व्यंजन। ठीक है।